नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस पोस्ट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के भारतीय इतिहास से मौर्य वंश एवं गुप्त वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो भी थ्योरी के इम्पोर्टेंट हैं नोट को उसके भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में एमसीक्यू टेस्ट भी लास्ट में देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लास्ट में जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसी के रिलेटिव, मौर्य वंश गुप्त वंश के रिलेटिव जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी को देखते हैं। चलिए थ्योरी में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। थ्योरी को सबसे पहले हम देखिए, इसमें कौन कौन से वंश दे रखे हैं। देखिए, इसमें आपको पढ़ाया जाएगा हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और गुप्त वंश। इन सारे वंश को एक साथ थ्योरी और प्लस एमसीक्यू टेस्ट भी कराया जाएगा। तो लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, थ्योरी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी में बात करें तो हर्यक वंश, कौन सा हर्यक वंश। तो हर्यक वंश कब से कब तक था। तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक कौन था, हर्यक वंश था। ठीक है, तो बिंबसार हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी ब्रिज राजगृह थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, बिंदुसार, ठीक है, बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व ने उसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। तो किसकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया, तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार की हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। ठीक है, फिर अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उसकी राजधानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ठीक है, उसकी राजधानी राजगीर में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। चलिए आगे देखते हैं। पाटलिपुत्र वर्तमान में पटना की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। आगे बढ़िए, थ्योरी को देख लेते हैं। आगे क्या है, नंद वंश के थ्योरी को हम देख लेते हैं। तो नंद वंश का काल क्या था, तो 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व था किसका, नंद वंश का। ठीक है, कार्यकाल। चलिए आगे देख लेते हैं। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद को माना जाता है। फिर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगर क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर ने किसके शासनकाल पर भारत में आक्रमण किया, तो किसके शासनकाल पर, तो घनानंद के शासनकाल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए थ्योरी को। ठीक है, नोट में देख लीजिए, सिकंदर का आक्रमण सिकंदर मकदूनिया के शासक फिलिप्स का पुत्र था। ठीक है, सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे बिस्तता का युद्ध लड़ा, परंतु हार गया। ठीक है, तो कौन हारा, पोरस हारा, पंजाब के राजा थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिकंदर भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहां 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए मौर्य वंश। तो मौर्य वंश में देख लीजिए, तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मौर्य वंश का कार्यकाल क्या था, तो मौर्य वंश का कार्यकाल था 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व था। ठीक है, सेल्यूकस ने मेगास्टीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ठीक है, आगे देख लीजिए। अशोक ने कलिंग युद्ध में हुए व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। ठीक है, कलिंग के युद्ध में हुए नरसंहार के कारण अशोक ने का मन इतना विचलित हुआ कि उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। अशोक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है, कनिष्क कुषाण वंश का
सबसे प्रतापी राजा था। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व से 78 ईसा पूर्व में शक सावंत प्रचलित किया था। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने किसको? बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में वासुमित्र की अध्यक्षता में चतुर्थ बोझ, ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। ठीक है, आपसे पूछ रहे चतुर्थ बौद्ध संगीति का कब आयोजित की गई? तो किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के। ठीक है, आगे देख लेते हैं, गुप्त वंश को देख लेते हैं। तो गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश का कार्यकाल क्या था? 275 ईसा पूर्व से 570 ईसा पूर्व तक। आगे देख लीजिए, गुप्त वंश में चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 ईसा पूर्व गुप्त सामंत प्रारंभ किया। इसने महाधीराज, ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। किसको? भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला स्वर्ग युग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फरहान 1999 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व भारत यात्रा पर आया था। ठीक है, तो आगे देख लीजिए, चंद्रगुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में रचना और रचयिता, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, महाविका निगमित्रम विक्रमे वर्षम, ठीक है, ये सब किसने लिखा? तो रचयिता रचना किसने की? ये कालिदास ने की। ठीक है, मृत्कटिकम, तो ये शूद्रक की रचना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, तो ये विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, पंचतत्व, तो ये विष्णु गुप्त की है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें मृच्छकटकम, ठीक है, और मुद्रा राक्षस और पंचतत्व। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, आगे देख लेते हैं हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। तो रचना किसने? नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसने लिखी? ये तो ये हर्षवर्धन ने लिखी। ठीक है, तो ये किसने लिखी? तो हर्षवर्धन ने लिखी। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या क्या लिखा? कादम्बरी हर्षचरित, ठीक है, कादम्बरी को लिखा। हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट, कादम्बरी हर्षचरित के रचयिता बाणभट्ट और चीनी विद्वान हेनसांग, ठीक है, हेंगसांग सीयूकी का रचयिता को आश्रय प्रदान किया। तो कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट हैं। ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो बाणभट्ट हैं। जिसको क्या किया? आश्रय प्रदान किसने किया था? तो वो हर्षवर्धन ने प्रदान किया था। ठीक है, तो ये था थ्योरी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं MCQ टेस्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं MCQ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। ठीक है, चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? तो ये गुरु था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए श्रवणबेलगोला में बताया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है
मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो आप लोगों को पता है कि वो किसका राजदूत था, तो वो सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, तो वो किसका राजदूत था? तो वो सेल्यूकस का राजदूत था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो किस धर्म का अनुयायी बन गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य आपको पता है, तो ये जैन धर्म का बन गया था। किस धर्म का? तो जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो आप लोगों को पता है अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अशोक ने कालिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कालिंग पर कब आक्रमण किया? तो ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व में कालिंग पर आक्रमण किया अशोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंडिका किसकी रचना है? तो इंडिका किसकी रचना है? तो आप लोगों को पता है इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? तो ए और बी ऑप्शन दोनों को। ठीक है, ए और बी ऑप्शन दोनों को भेजा था। मतलब ए ऑप्शन मतलब महेंद्र और बी ऑप्शन मतलब संघमित्रा को, दोनों को भेजा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो वो किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो हम लोगों को पता है सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो वो मध्य प्रदेश एमपी में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए अशोक के किस शिलालेख में उसकी कालिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो किस शिलालेख में उसकी कालिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो ये सभी कहा जाता था, जिसे संस्था कहा जाता था। ठीक है, संस्था कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था और संचार कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो कितने भागों में विभक्त था? तो वो 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, तो कितने भागों में? ऑप्शन नंबर बी 7 भागों में विभक्त था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये क्रमहार पटना। ठीक है, ये कहाँ मिले हैं? क्रमहार पटना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अशोक के धर्म, ठीक है, अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो अशोक के धर्म की परिभाषा कहाँ से ली गई? तो आप लोगों को पता होगा कहाँ से ली गई। ऑप्शन नंबर सी राहुलोवाद सुनता। ठीक है, राहुलोवाद सुनता से ली गई, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मौर्य काल के प्रचलित बिष्ट था। ठीक है, प्रचलित बिष्ट था। तो मौर्य काल में प्रचलित बिष्ट कौन था? तो कौन था? निःशुल्क श्रम। ठीक है, कौन था वो? ऑप्शन नंबर डी निःशुल्क श्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य था। तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य आप लोगों को पता है, तो कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की शाखा अनुयायी था। तो कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा अनुयायी था? तो किस शाखा अनुयायी था? तो महायान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महायान।
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी क्या थी, तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। ठीक है, पुरुषपुर थी, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का अभिलेख किस शासक का है, तो किस शासक का है, तो आप लोगों को पता होगा किस शासक का है, तो रुद्रदामन का है, ऑप्शन नंबर सी रुद्रदामन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है, तो किस स्थान पर मिली है, तो अरिक मेड़ू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अरिक मेड़ू में मिला है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अश्वघोष ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के शासनकाल में हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के शासनकाल में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त संवाद की शुरुआत किसने की, तो गुप्त संवाद की शुरुआत किसने की, तो गुप्त संवाद की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। ठीक है, गुप्त संवाद किसने की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया, तो भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया, तो आप लोगों को पता है किसको कहा गया, तो समुद्रगुप्त कहा गया, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो भारत के नेपोलियन किसे कहा गया, तो समुद्रगुप्त को कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में आया, तो चीनी यात्री फरहान किसके शासनकाल में आया, तो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्तकालीन नवरत्न, ठीक है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे, तो गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। किसके दरबार में, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट जो है किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए आगे कह रहा है चीनी यात्री हेमसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो चीनी यात्री हेमसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, तो आप लोगों ने इसको हल किया। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाइक करके, शेयर करके एंड बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे